नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ के बारे में। जैसे कि हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था और समझा था कि एंटायर इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो कैसे किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस होता है। तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि सर्किट में हम नोड, ब्रांच, लूप या मेश हम किसे कहेंगे। चलिए तो फिर अब हम इस लेक्चर में देखते हैं और समझते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो ये है वो किरचॉफ्स लॉ जिसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करके समझने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ। उसमें से पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम केसीएल से भी आइडेंटिफाई करते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम केवीएल से भी आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ से। क्या है किरचॉफ्स करंट लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन और नोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। मतलब कि जो करंट जंक्शन या फिर नोड के तरफ फ्लो होके जंक्शन या फिर नोड को मिल रहे हैं, उस करंट की जो सम है वो जीरो होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ कहेंगे। चलिए तो अब समझते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। उससे आपको किरचॉफ्स करंट लॉ को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखो, अगर मैंने 5 करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए और उसमें से 3 करंट कैरिंग कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो नोड या फिर जंक्शन की तरफ मिल रहा है, और वो जो 2 करंट कैरिंग कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट जंक्शन के दूर या फिर नोड के दूर जा रहा है। तो देखते हैं उस वैसे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को और समझते उसका जो इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से हम एक स्टेटमेंट जो है किरचॉफ्स करंट लॉ का वो देखते हैं। तो ये है हमारे 5 करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा नोड या फिर जंक्शन। इसे हम दे देते हैं करंट I1 जो इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। इसे हम देते हैं I2, इसे हम देते हैं I3, इसे हम देंगे I4 और इसे I5। ठीक है, बट ये तो करंट है, इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहे हैं। देखिए I1, I2 और I3 को हम इसका जो करंट है वो जंक्शन की तरफ दिखाते हैं और इसका जो करंट है वो जंक्शन के बाहर जाने के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को हम समझते हैं। देखो, ठीक है, इसका इक्वेशन लिखने से पहले ये एक बात जरूर याद रखना, द करंट एंटरिंग एट अ नोड आर assigned as a positive sign and those current leaving from a node or junction are assigned as a negative sign। ठीक है, मतलब कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं जैसे कि I1, I2 और I3, ये जो करंट है, ये 3 करंट है, वो 3 करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि जंक्शन को मिल रहे हैं, उसे हम क्या असाइन करेंगे? पॉजिटिव साइन। और ये देखो, ये I4 और ये I5, ये जो 2 करंट है वो जंक्शन के बाहर जा रहे हैं, तो इसे हम नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का जो इक्वेशन है वो क्या आता है। देखो, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन के बाहर जा रहे हैं उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा? इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, therefore those current are entering those current are
entering and meeting at a junction is equals to those current who are leaving from the जंक्शन। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है किरचॉफ्स करंट लॉ का, जिसे हमने इस इक्वेशन से प्रूव किया है। ठीक है, तो समझने के लिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, समेशन को साइन दे के, समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट is equals to the summation of all outgoing current। ठीक है, हमने इस सेंटेंस को समझने के लिए और इस किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए इसका जो ओवरऑल स्टेटमेंट है, जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो हमने इस इक्वेशन से फाइंड किया। तो आप याद रखना, किसी ने भी आपको पूछा कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो उन्हें बताना द समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव किया वैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब देखते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में, यानी कि केवीएल के बारे में। चलिए तो फिर देखते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में हमने इस में क्या लिखा है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। मतलब कि एक क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेजेस हो गए, 1 2 3, कितने भी वोल्टेजेस हो गए, उस सब वोल्टेजेस की जो सम है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहेंगे। ठीक है, तो इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम की हेल्प लेते हैं और उस सर्किट डायग्राम से समझेंगे कि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसे कहेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं उस सर्किट डायग्राम के बारे में। तो ये है हमारी सर्किट डायग्राम, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर और एक दूसरा भी रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में उसके साथ। देखते हैं, ये है हमारा एक वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर, दूसरा भी एक रजिस्टर जो उसी के साथ कनेक्टेड है। इसे हम असाइन करेंगे V1 से, इसे हम असाइन करेंगे R1 से और इसे R2 से, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। ठीक है, इस सर्किट से हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम देखेंगे इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने से पहले कि जिस सर्किट एलिमेंट से करंट पास हो रहा है उस एलिमेंट्स को हम पॉजिटिव से असाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस सर्किट के इक्वेशन को और उसे समझते हैं। तो इस सर्किट का इक्वेशन क्या आएगा, -V1 प्लस I1 R1 प्लस I1 R2 इक्वल्स टू 0। ये हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये जो करंट है इस एलिमेंट से पास हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, V1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 R2 इन, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, वोल्ट्स होगा। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में क्या लिख सकते हैं, द सोर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू द ऑल वोल्टेज ड्रॉप। हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप यानी कि ये जो क्या हो गया, एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसी, और ये क्या हो गया, अप्लाइड वोल्टेज हो गया, जो हमने इस सर्किट में अप्लाई किया, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, द सोर्स वोल्टेज is equals to the sum of all voltage drop।
वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वो किससे लिखा है, इस इक्वेशन से, और इक्वेशन कहाँ से आया, इस सर्किट से। ठीक है, तो हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में, यानी कि केवीएल के बारे में। दोस्तों, तो फिर मैं आशा करता हूँ जो हमने इस लेक्चर में केसीएल और केवीएल के बारे में जो डिस्कस किया है और समझा है केसीएल को और केवीएल को कि वो क्या होता है, और मैं आशा करता हूँ कि वो जो हमने इस लेक्चर में देखा है केसीएल और केवीएल के बारे में वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। और फिर ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर में। चलिए, तो फिर धन्यवाद दोस्तों।